नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धुलाना में। हालांकि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, धाकड़ अंदाज रखने वाले विधायक हैं, धर्मेश सिंह तोमर हैं। बातें करेंगे बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और 2027 के चुनाव की रणनीति किस तरह रहने वाली। सर, सबसे पहले स्वागत करूँगी आपका अपने। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहले शिक्षा की बात कर लें। शिक्षा स्तर को कैसे देख रहे हैं आप अपने यहाँ पर? शिक्षा स्तर जितना सुधरा है और प्रत्येक क्षेत्र में आप देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग हैं वो सुधरी हैं। हर क्षेत्र में काम हुआ है, टीचर्स की भर्ती पे काम हुआ है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर हो। प्रशासनिक रूप से भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह की अनियमितता या कोई लापरवाही ना हो। और अभी छोटी छोटी जहाँ बात आती हैं तो पूरी तरह से सरकार उस पर एक्शन लेती है। जर्जर भवनों का आप देख लें, किसी और ने तो कभी देखा नहीं। जर्जर भवन तो आज बहुत पहले से रहे हैं। तो सरकार संवेदनशील है, जनता की सरकार है और शिक्षा बहुत अहम मुद्दा है हमारे लिए भी, देश के लिए भी। तो निश्चित रूप से सरकार ध्यान दे रही है और हम बेहतर कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों पर मुद्दे खड़े हो रहे हैं सर, सरकारी स्कूलों को कैसे आप देख रहे हैं? वो विपक्ष का एक बेमतलब की बात है। वो स्कूल कहीं बंद नहीं हो रहे हैं, केवल जहाँ बच्चे नहीं हैं उन्हें कंपोजिट करने की बात की गई है, उसी क्षेत्र में कंपोजिट करने की बात की गई है। टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो रेशो है उसके अनुसार टीचर्स रहने चाहिए। ऐसे स्कूल पाए गए बच्चे हैं नहीं, टीचर्स 4-4, 6-6 हैं। तो उसे सुधारना सरकार ने जो लिया है कदम, वो जनता के लिए लिया है। सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद कर रहे हैं। तो विपक्ष अनावश्यक की बात करता है, जिनके दौरों में स्कूल चले नहीं, बेईमानी से भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती कहीं ईमानदारी से उनके दौर में हुई नहीं, अवस्था का हाल बेहाल था। उन्हें कोई तो मुद्दा चाहिए, वो केवल मुद्दा ढूंढ रहे हैं। और मेरा तो एक और भी कहना, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री हमारे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। हमारे पूरे प्रधानमंत्री पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। इतना बेहतर नेतृत्व जो काम कर रहा है, यदि आप सोचोगे इस नेतृत्व से अतिरिक्त किसी की बात करें जो बात मिला रहे हैं, इन्होंने क्या किया? कभी 75 साल की आज़ादी लगभग ज़्यादा हो गए, इन्होंने क्या काम किया? इनके नेतृत्व को आप देखें, वो क्या कर सकते हैं? उनका तो पता ही नहीं, उल्टी सीधी उनकी बात। उनका ये बिल फाड़ देना अपनी सरकार का पास करा हुआ, कोई कुछ कर रहा है। सर, शिक्षा में समानता की बात कर लेते हैं। सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल सिलेबस, क्या जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो क्या सरकारी स्कूल में जो निचले तबके का, जो गरीब तबके के लोग पढ़ रहे हैं, क्या उसमें सिलेबस में समानता आनी चाहिए? अब से वर्षों पहले मोदी जी ने स्वयं ये मुद्दा उठाया कि हम एक सिलेबस पे बात करेंगे और एक सिलेबस के लिए काम चल भी रहा है। एक ही सिलेबस होना चाहिए, एक ही बोर्ड होना चाहिए। और मैंने तो कहा भी, आप चाहे जितना टफ रख लें, एक सिलेबस रखें, एक बार में एक किताब रखें, तो देश सब समानता आ जाएगा और लूट खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने अब से पहले महसूस किया, वो कर भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोकप्रिय सरकार इस बात को लागू करेगी तो समानता अपने आप हो जाएगी। आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा के स्तर से आप कैसे जोड़ पा रहे हैं? शिक्षा का स्तर तो लगातार देश की आज़ादी के बाद सब लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो ये हाल था कि 50% बच्चे कक्षा 5 तक रुक जाते थे जब देश आज़ादी के दौर में था। उससे पहले बहुत से स्कूल नहीं जाते थे। अब जितना काम हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें हर कोई पढ़ने की तरफ लगा है, जो किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पा रहा है। बाकी सरकार के प्रयास हैं, सब शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत कम दामों में है। कहा जाए तो पूरे विश्व से हम अपनी तुलना करें तो हमारा शिक्षा का एक सरकार का जो दायित्व भी है उसे देना हमने महसूस किया है। और शिक्षा सबके लिए सुलभ है, जो पढ़ना चाहता है उसके लिए सुलभ है। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं सर। आज का सबसे सेंसिटिव मुद्दे चल रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, और विपक्ष भी लगातार कटाक्ष करती है कि इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो नारे लगाए जाते हैं। ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाती है तो ज़मीनी स्तर पर वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती जो एक बेटी को कराई जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में निक्की केस हुआ है, मनीषा केस हुआ है, पिछले में भी ऐसा कुछ जो बलात्कार हैं वो सब कुछ हुए हैं। उसको आपकी सरकार अभी तक उस पर कुछ कड़े कानून क्यों नहीं बना पा रही, अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? आप समाज जो है एक जीवंत विषय है, यहाँ हर समय परिवर्तन भी हैं और ये बिल्कुल कभी ऐसा तो नहीं कि एक डेड है।
आप समाज के आम आदमी से बात करें तो महसूस करेगा कि यदि उसकी बेटी, उसके घर से कोई महिला, उसकी पत्नी, कोई भी महिला कहीं काम के लिए जाती है तो ये माना जा रहा है कि सुरक्षित है, योगी जी का राज है। और पहले जो हाल था कि घर के लोग यदि बच्ची स्कूल में पढ़ाई के लिए भी गई है तो चिंतित रहते थे, अब पूरा समाज महसूस कर रहा है महिला सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम हुए। और जहां हमारे मुख्यमंत्री ने खुल के कह दिया यदि कहीं महिला के साथ बदतमीजी होगी तो अगले मोड़ पे यमराज के दर्शन करा देंगे, और करा भी दिए गए। सर वो तो ठीक है लोगों में, पर वो भय क्यों नहीं आ पा रहा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर आज भी वो डर नहीं है कृतज्ञ करने के लिए। इस पर मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, उस तरीके के कानून क्यों नहीं बने कि करने वाले को सबसे पहले वो खौफ आ जाए कि ऐसा करने से ये होगा। कानून बहुत सख्त है, छोटी मोटी घटना में भी हाई कोर्ट से नीचे बेल नहीं मिलती है, ऐसा नहीं। कई बार हम लोग पूरी तरह से, कई बार किसी कारण से भी, सामाजिक कारणों से या शर्म लिहाज में या अपना बात को छुपाते हुए उतना एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सरकार तो पूरी तरह तत्पर है, यदि कहीं किस्सा आता है तो बिल्कुल सख्त निर्देश है। और रहा अभी अपराधी कितना भय मानेगा, तो जो पाश्चात्य यहाँ संस्कृति आई है कुछ उसके भी असर हैं। पहले जब कोई कानून भी ऐसे नहीं थे, इस देश के लोग बड़े चैन से रहते थे, सब समाज की दृष्टि सही थी। अब जब समाज का थोड़ा बहुत कहीं विदेशी या संस्कृति जो है उसको हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं, पर सुधारा जाएगा। आने वाले टाइम में क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और भी कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, कुछ कड़ी कार्रवाई के कुछ निश्चित रूप से हर प्रयास जारी है, आगे कैसे और लेंगे उसके भी हम लगे रहते हैं, सरकार के लोग लगे रहते हैं कैसे सुधारा जाए। और महिला केवल एक सुरक्षा से अतिरिक्त भी महिला को शक्तिशाली बनाना, समृद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उस पर जो काम इस सरकार ने किया। अभी चुनाव आ जाएगा पार्लियामेंट का अगला वाला, 33% तो MP भी महिलाएं बनेंगी। उसके बाद जब विधानसभा आएगी तो MLA भी महिलाएं 33% बनेंगी। तो वो सब आरक्षण देना धीरे धीरे हम बहुत नीचे से उठकाएँ। जिस देश में सती प्रथा रही हो, जहाँ दूसरे भी काम रहे हों, हम उससे उठ कर आज यहाँ तक आए कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आ गए हैं, तो उसमें सरकार के योगदान है। और आज जो लोकप्रिय सरकार बैठी हो तो सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए यदि किस सरकार ने किया तो मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने किया। सर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, 2027 आने वाला है, चुनाव आने वाला है, 2027 में आप कैसे देख रहे हैं अपनी सरकार? 27 में हम 2017 से ज़्यादा MLA जीत के BJP फिर से सरकार बनाएगी। हालत ये है कि कोई भाजपा के सामने प्रतिद्वंदी नहीं है। वो लोग जो खुद बदनाम थे वो कुछ भी कहते रहें, पर जो भाजपा के पास है आम व्यक्ति यदि कहीं सुरक्षित महसूस कर रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में महसूस करता है। तमाम समाज के लोग, कुछ लोगों को छोड़ दें, पता नहीं किन भावनाओं से कहाँ सोचते हैं और कहाँ से गवर्न होते हैं, उन्हीं का तुष्टीकरण की बात करने वाले वो दल जो दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। तो 2027 बहुत बेहतर रहने वाला है। हम बिल्कुल 300 से ज़्यादा विधायक जीत के ये सरकार बनाएंगे। सर बदनामी की बात कर रहे हैं, 2027 चुनाव की बात चल रही है, वोट चोर जो एक विपक्ष ने मुद्दा उठा रखा है उसको कैसे देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं आप? विपक्ष भ्रमित है। विपक्ष का ही पूर्व में बने हुए देश के कानून हैं, वोट रिवाइज की जाती है, हर बार की जाती है। जो इसको मुद्दा बनाए उन्हीं की सरकारों ने, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने वो कई बार ये काम किया। तो ये कोई अनोखा काम और पहली बार तो हो नहीं रहा, ये तो हमेशा ही होता रहना चाहिए और हर चुनाव में होना चाहिए। तो सरकार बिल्कुल देश हित में, राष्ट्र हित में, चुनाव हित में काम कर रही है। इन्हें परेशानी है कि इन्हें क्यों हो रहा है, ये सब इनकी फर्जी वोट कटेंगी। ये चाहते हैं बांग्लादेशियों की वोट यहाँ रहे, ये चाहते हैं रोहिंग्या की वोट यहाँ रहे, ये चाहते हैं एक आदमी 4 जगह वोट करेगा। तो उसे सुधारना तो पड़ेगा और ये सरकार सुधारेगी। सर अभी आप हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले धोलाना की समस्या को लेकर, सर क्या कुछ अपनी बातें रखी और क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला गया? कई समस्याएं थी, मैंने वो सब मुख्यमंत्री जी को बताया। एक समस्या हमारी औद्योगिक नगरी पिलखवा पहले से ही है और धौलाना में इंडस्ट्री काफ़ी आ गई है, तो यहाँ में एक एडवांस लेवल का फायर स्टेशन चाहिए जो हर तरह की आग बुझा सके, केमिकल की आग भी बुझा सके। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से कहा और मुख्यमंत्री सहमति व्यक्त की, बोले बात है वैसे करा देंगे। एक हमारे 4-6 गांव हैं जो बिल्कुल पिलखवा से जुड़े लगे हुए हैं। मायावती जल्दी में ज़िला बना के भाग गई यहाँ से,
उन्होंने ये नहीं देखा कि भौगोलिक स्थिति कौन किसके पास है, कहाँ है। वो गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उनके लिए गाजियाबाद पड़ता है, 6 किलोमीटर दूर हापुड़ पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ सुधार हो जाएं तो मुख्यमंत्री इनका उसे भी दिखवा लेंगे। और छोटी मोटी बात थी, समस्याएं थी, तो मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख है और वो करना चाहते हैं, समस्या दूर है, ऐसे मुख्यमंत्री का प्रयास है। सर, रोजगार की बात कर लेते हैं। रोजगार नहीं, हापुड़ में, धौलाना में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो उस पर आपकी कुछ पहल चल रही है? क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा त्रस्त है रोजगार को लेकर, पलायन कर रही है, बाहर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने ही एरिया में कुछ ऐसा उद्योग किया जाए जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके? ऐसा कुछ आपकी तरफ से पहल चल रही है? गाजियाबाद से अलग जनपद होने के बाद हापुड़ इंडस्ट्री की कमी रहेगी जितना गाजियाबाद में है। फिर भी एक UPSIDC मसूरी वाला वो हमारे क्षेत्र में है। उसके अतिरिक्त भी एक जिले को औद्योगिक क्षेत्र मिलना चाहिए। अभी जो उद्योग आ रहा है हमारे धौलाने में, जो सबसे ज़्यादा आया ज़िले में, वो लोगों के अपने प्रयास से आया। सरकार की नीति रही है लोग आएँ, सरकार ने उन्हें सुविधाएं दी हैं, पर अपने प्रयास भी हैं। एक सरकार के स्तर पर औद्योगिक पार्क बन जाए, UPSIDC की तरह कोई बन जाए, तो उससे ज़िले का लाभ होना है, रोज़गार में लाभ मिलेगा। उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं और जल्दी इसमें कुछ और प्रयास सकारात्मक। सर, विपक्ष का कहना है जो फ्री राशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इससे युवक जो हैं वो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। देश मतलब उसकी आर्थिक स्थिति और डाउन हो रही है, मतलब युवाओं को वो चीज़ अपंग कर रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष ने हमेशा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। केवल एक फ्री गेहूं मिल जाने से, चावल मिल जाने से लोगों का जीवन पूरा नहीं होता है। जिसे जीवन की दौड़ में जाना, उसे जीवन में बहुत कुछ चाहिए। वो इसलिए भी आवश्यक है, लोग गरीब भी हैं, गरीबी रेखा के नीचे भी हैं। यदि उन्हें मुफ्त में या कम पैसे में अनाज मिल रहा है तो ये तो बहुत बेहतर, सरकार का सराहनीय काम है। उसी से सब लोग खुश भी हैं, तो विपक्ष तो खुश होना ही नहीं है। उन्हें तो उल्टे सीधे तुष्टीकरण के काम करने हैं। बांग्लादेशी देश में रह जाएं, रोहिंग्या रह जाएं और कुछ हो जाए तो वो बड़े प्रसन्न हैं। पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है। तो ऐसे विपक्ष से क्या सकारात्मक उम्मीद करेंगे? ये तो छटे हुए हैं ही हैं, बढ़िया है, जनता इलाज कर देगी, कर भी रही है, फिर करेगी। आप दोबारा विधायक बनकर आते हैं, अभी तक आप एक धाकड़ अंदाज रखते हैं अपनी क्षेत्र में, और आपने अपने क्षेत्र को अलग अलग सेवाओं से मुहैया भी कराया। आने वाले टाइम में ऐसी क्या कुछ चुनौतियाँ आपके आगे हैं, या कुछ ऐसे काम बाकी रह गए हैं जहाँ आपको लगता है कि अगर मैं दोबारा विधायक बनकर आता हूँ तो मेरा सबसे पहले ये कार्य होगा, मैं अपने क्षेत्र में इस कार्य को सबसे आगे करूँगा? अभी हम लोग जहाँ औद्योगिकरण हुआ है तो हम सड़कों पे लगे हैं। हमने मसूरी गुलावटी 4 लेन करा दिया इंडस्ट्री एरिया तक, आगे धौलाने तक हम इस साल उसे करने जा रहे हैं। अभी हम लखवा धौलाना चौड़ी कर रहे हैं। और जो हमारे गाँव के संपर्क मार्ग हैं, आगे अभी जितना करेंगे, फिर ईश्वर ने और जनता ने अपना सहयोग दिया तो फिर उसके लिए लड़ेंगे। अब NCR के गाँव की सड़क 3 मीटर से बात नहीं बनती है, सड़क 5 मीटर हो, हर गाँव का संपर्क मार्ग अच्छा हो, तो उतनी जल्दी विकास तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत काम है, काम तो हमेशा लगे ही रहेंगे। डेवलपमेंट से ना कभी कोई पूर्ति हुई है, तो हर काम होना चाहिए। जो जनता जन सुनवाई का आपका समय होता है वो आप अपने कार्यालय से देखते हैं, अपने आवास से देखते हैं, जहाँ पर आपको जनता इजीली मिल पाती है? किस तरीके से आप उस टाइम को मैनेज करते हैं? मैं लगभग पिछले 30 वर्ष से अपने आवास से, जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ मेरा पैतृक आवास है, वहीं बैठता हूँ। लोग मुझ पे आते हैं, और आज का क्रम नहीं है, बहुत लंबा है, 30 वर्ष हो गए, तो लोग आ जाते हैं। मेरी तरफ से सर लास्ट क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं होती हैं वो घर घर नहीं पहुंच पाती, गाँवों में नहीं पहुंच पाती, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी मुहिम भी है जो लोगों के आवास तक, दरवाजों तक वो योजनाएं पहुंच पाती है और उसका लोग लाभ आसानी से उठा पाते हैं? हम लोग जब भी वो योजनाएं हैं उसमें जागरूक लोगों को करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप कैसे आवास ले पाएंगे, कैसे दूसरी सुविधाएं ले पाएंगे, आयुष्मान कैसे लेंगे, और उसके कैंप भी लगाती है। पार्टी की तरफ से भी हमने व्यवस्थाएं कीजिए, भाजपा पार्टी की तरफ से भी हम कैंप लगाते हैं। अभी आर्य समाज मंदिर में लगाया कि लोग आएँ और साथ साथ आयुष्मान भी लें, वहाँ साथ साथ दे रहे थे बना के तुरंत। तो जो भी योजना है उनके लिए करते हैं। अभी सेवा पखवाड़ा आने वाला, मोदी का जन्मदिन आने वाला, फिर पूरे देश में सब लोग लगेंगे, प्रदेश में लगेंगे, तो जागरूक हैं, लग रहे हैं। 2027 के लिए एक जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो देश सुरक्षित, देश का भविष्य सुरक्षित, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। यदि देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगा लें कि समाज में निकलना, चलना, अपराधियों से बचना
बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2025 अपने आने वाले भविष्य के लिए भी मात्र एक बटन दबाने से सारी व्यवस्थाएं लोगों के हाथ में आ जाती हैं। आपके विचारों की सरकार बैठेगी, जो आपके विचारों से चलेगी, जो 1000 वर्ष तक सनातन को कैसे बचाया जाए वो सरकार चलेगी। तो जो इतना सोच रखती है उस सरकार को बनाने में मात्र एक बटन दबाना है। तो जनता समझे हुए और निश्चित रूप से एक्शन करते हुए फिर से मोदी जी को अवसर मिलेगा। 2027 में आ रहे हैं सर? बहुत भारी बहुमत से आ रहे हैं, 300 प्लस से आएंगे। चलिए, सुना आपने, धाकड़ अंदाज रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं, धर्मेश सिंह तोमर हैं। 2027 चुनाव की रणनीति जोरों पर है, देखेंगे क्या कुछ होता है 2027 में। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताए। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑप्ट करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे साथ सबसे पहले न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने साथी शिवा आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।